अध्याय 8 देख रहे हैं, देसी जनता को सभ्य बनाना। यहां पर दो बहुत महान लोगों का चित्र है। ये साहब जो देख रहे हैं आप, वो रविंद्रनाथ टैगोर यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर साहब हैं, और ये साहब है महात्मा गांधी जी। तो राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची हमने देखा कि अंग्रेज जो ब्रिटिश रूल है उसमें बहुत सारे ऑफिशियल थे जो हिंदुस्तान की शिक्षा के बारे में सोच रहे थे किस तरीके से दी जाए। ओरिएंटलिस्ट चाहते थे कि भाई हिंदुस्तान का साहित्य, चाहे वो अरबी हो, फारसी हो, संस्कृत हो, वो दिया जाए। और बाकी जो उसके बाद आए, उन्होंने कहा, जो इसके क्रिटिसिज्म वाले थे, उन्होंने कहा कि जो वुड्स डिस्पैच हमने पढ़ा, वो चाहते थे कि इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश या यूरोपियन पद्धति जो है वो अपनाई जाए। 19वीं सदी की जो शुरुआत थी, यानी हम 1800 के आगे की बात करेंगे, इसमें बहुत सारे ऐसे थिंकर आए, विचारक आए, जिन्होंने कहा और जिन्होंने सोचा कि शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई केवल कुछ लोगों के पास आए। उनका ये कहना था कि सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, सभी को। कुछ ऐसे भारतीय थे, कुछ ऐसे इंडियंस थे जिनका ये मानना था कि जो पश्चिमी शिक्षा है ये भारतीय लोगों का, उन लोगों की जो वैल्यूज, ओपिनियन है, थिंकिंग है, लॉजिक है, उन सब का वो आधुनिकीकरण तो कर सकती है। तो उन्होंने ब्रिटिश रूल से कहा कि साहब नए स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, विश्वविद्यालय बनाइए, और जो विश्वविद्यालय मैं कह रहा हूं, इन सभी चीजों पे इन्होंने कहा कि भाई आप सिर्फ पैसा खर्च करिए, यानी स्पेंड मनी इन सब पे, और पैसा खर्च करने की जरूरत है, ऐसा उनको बताया गया। अब बहुत सारे भारतीय, जैसे कई लोग मान रहे थे कि भाई बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन कई लोग ऐसे थे, बड़े बड़े लोग ऐसे थे जो इस पश्चिमी शिक्षा के क्रिटिक थे या इनके विरुद्ध थे। तो उसमें दो साहब हैं, महात्मा गांधी जी और रविंद्रनाथ ठाकुर यानी टैगोर साहब। अब देखेंगे कि महात्मा गांधी जी का क्या कहना है। वो ये कहते थे कि जो औपनिवेशिक शिक्षा है, यानी जो कॉलोनियल शिक्षा दी जा रही है, यूरोपियन शिक्षा दी जा रही है, उन्होंने क्या किया है कि हिंदुस्तानियों को गुलाम बना लिया है। कैसे? हिंदुस्तानियों के दिमाग को बांध लिया है, या इनके मस्तिष्क को बांध लिया है, इनमें यह भाव पैदा कर दिया है कि तुम हीन हो, तुम दीन हो, हम ही हैं जो सब है। कहने का मतलब यह है कि जितने भी ये लोग हैं जो अपने औपनिवेशिक शिक्षा को पढ़ते हैं, वो इसी को अच्छा मान बैठते हैं, उसी को मानते हैं कि हमारी शिक्षा तो बेकार है, जो हिंदुस्तानी शिक्षा है, जो पश्चिमी सभ्यता की शिक्षा है, यही बेस्ट है। जो हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, इसको ये लोग थोड़ा सा निचला मानने लगते हैं, या ये कहें कि इसके प्रति जो सम्मान, गौरव, इज्जत, ये सब होना चाहिए, ये अब इनमें धीरे धीरे कम हो रहा है। ये जो औपनिवेशिक शिक्षा है, इसने इनके दिमागों में विष भर दिया है, पॉइजन कर दिया है, विष भर दिया है, यानी पॉइजन हो गया है। ये जो शिक्षा है ये पापपूर्ण है, क्योंकि ये अपनों को अपने से दूर कर रही है। इस औपनिवेशिक शिक्षा ने इन लोगों को दास बना दिया है, यानी इन लोग का स्लेव बना दिया है। होता यह है कि ये लोग जो पश्चिमी शिक्षा इनको दी जा रही है, ये इतना अभिभूत हो जाते हैं, इतना ज़्यादा इसके प्रति नतमस्तक हो जाते हैं कि अगर पश्चिमी कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज से कोई भी चीज़ आ रही होती है तो ये लोग मानते हैं कि यही बढ़िया है, यही सबसे बढ़िया चीज़ें हैं। यही लोग ब्रिटिश रूल को पसंद करने लगे हैं, जबकि 200 साल तक इन्होंने जो काम किया है ब्रिटिश रूल में, अच्छा भी किया है, लेकिन ज़्यादातर हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं था। तो इनकी प्रशंसा कर रहे हैं, ये लोग पसंद कर रहे हैं ब्रिटिश शासन को। वो ऐसी शिक्षा के पक्षधर हो रहे हैं जो कि हमारे संस्कृति और हमारे सेल्फ को ख़त्म कर रही है। तो गांधी जी जो जिस शिक्षा को मानना चाहते थे, या जिस शिक्षा के पक्षधर थे, वो ये था कि एक भारतीय की जो प्रतिष्ठा है, एक भारतीय का जो आत्मसम्मान या स्वाभिमान है, इसको दोबारा पुनर्जीवित करना होगा। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि देखो साहब, आप एक काम करो, ये शिक्षा संस्थानों को छोड़ो
और अंग्रेजों को बताओ, इन ब्रिटिशर्स को बताओ कि अब हम आपके गुलाम या स्लेव बनने को तैयार कतई नहीं है। उन्होंने कहा कि जो शिक्षा है वो भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। पहली बात तो इन्होंने ये कही। जो अंग्रेजी में शिक्षा दी जा रही है ना, तो वो इन लोगों को अपाहिज बना रही है, अपंग बना रही है। क्यों? क्योंकि जब अंग्रेजी शिक्षा इनको दी जाएगी तो इनके जो रूट्स है, इनके जो मॉरल वैल्यूज है, कल्चर है, इससे ये कट रहे हैं, धीरे धीरे उससे कटते चले जा रहे हैं। यानी अपनी ही जमीन पर ये लोग अजनबी बनते चले जा रहे हैं, अपनी जमीन पर ये वेस्टर्नाइज होते चले जा रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता की तरफ जाने लगे हैं। महात्मा गांधी जी एक और चीज कहते थे, वो ये कहते थे कि जो पश्चिमी शिक्षा है उसका मेन काम क्या है। वो ये कहता है कि भाई किताब लो, किताब को रट लो, पढ़ लो और एग्जाम दे दो, है। गांधी जी कहते थे कि ये किताब से पढ़ के चीजें नहीं सीखी जा सकती, इसके लिए अनुभव यानी एक्सपीरियंसेस, हर चीज का अनुभव होना चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान यानी वो काम करके सीखना चाहिए। या इनका कहने का मतलब ये है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आपके दिमाग को और आपकी आत्मा को, दोनों को विकसित करे, आगे बढ़ाए। केवल आप पढ़ लिख लें, अंग्रेजी में ठीक से बोल लें या बहुत अच्छी तरीके से आप लिख लें, यह शिक्षा कदापि नहीं हो सकता। यह शिक्षा कदापि नहीं हो सकती। आपको अपने हाथों से काम करना पड़ेगा, आपको स्किल यानी कि हुनर सीखने पड़ेंगे, आपको वो काम करके देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तब आप सीखेंगे। तो जब आप चीज़ों को करेंगे, अपने हाथों से व्यवहारिक ज्ञान लेंगे और खुद ही सब चीज़ करने की, या अनुशासन से और एक्सपीरियंस से, तभी आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग तेज होगा, बढ़ेगा और आप जो चीज़ें समझते हैं उसमें जो दक्षता है, उसकी समझने की जो कैपेबिलिटी है, वो बढ़ेगी। ऐसा महात्मा गांधी जी का कहना था। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक बड़ा अच्छा चित्र दिखाया गया है, दो महान आत्माओं को साथ में दिखाया गया है। ये महात्मा गांधी जी हैं, यहाँ पर उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी हैं। ये शांति निकेतन का चित्र है, इसको भी मैं बताऊंगा आपको। रविंद्रनाथ टैगोर साहब और बहुत इनकी जो मंडली है, ये जो लड़कियां हैं जो इनके शांति निकेतन में पढ़ती थी, 1940 का ये चित्र है। अब आप देखेंगे कि केवल गांधी जी ही नहीं, बहुत सारे ऐसे विचारक हुए जो इस शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचते थे और उनकी सोच गांधी जी जैसी भी थी या अलग भी थी, लेकिन वो सोचते थे इस बारे में। एक आपको यहां पर एक चित्र दिखाना चाहूंगा। ये जगह है शांति निकेतन, कलकत्ता से तकरीबन, कहीं मैंने इसको देखा कहीं 152 किलोमीटर बताया जा रहा है। इस किताब में ये 100 किलोमीटर बताया जा रहा है, यहाँ पर अभी आएगा तो 100, अभी नेक्स्ट में बताता हूँ मैं आपको। तो 100 किलोमीटर इसको बताया गया है, 152, कहीं मैंने इसको 200 भी देखा है, तो हम मान लेते हैं 100 से 200 किलोमीटर के बीच में है ये। बंगाल के लोग होंगे, इस आसपास के एरिया के होंगे, वो समझ रहे होंगे कितना दूरी है, वो एग्जैक्ट बता पाएंगे। तो टैगोर साहब ने शांति निकेतन, इसका नाम ही देखिए, ऐसा इलाका जहाँ पर शांति हो, जहाँ पर आराम से रुक के धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई, समझना, सीखना किया जाए। तो शांति निकेतन का ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये रविंद्रनाथ टैगोर साहब है, यहाँ पर लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन आप आसपास का माहौल देखिए, हरियाली, हरा भरा, चिड़ियों की चहचहाट, उनकी आवाज, साफ एकदम ऑक्सीजन युक्त हवा, क्या माहौल है, मजा आ जाएगा इसमें पढ़ने के लिए। यही ये चाहते थे। 1930 की बात कर रहा हूं मैं। तो टैगोर साहब जो थे, रविंद्रनाथ टैगोर साहब, ये नोबल लॉरेट है, नोबल मिल चुका है इनको, ध्यान रखिए, छोटे बड़े आदमी नहीं है, बहुत जबरदस्त आदमी है ये हर चीज में आगे थे। इन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, गाना भी गाते थे। मतलब एक आदमी में इतनी सारी जो कैपेबिलिटी होती है, वो मतलब इसको आप इवैल्यूएट नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। तो उन्होंने ये जो शांति निकेतन है, इसकी स्थापना की थी 1901 में। जब टैगोर साहब स्कूल जाते थे तो वो स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, जैसे आमतौर पे हम भी नहीं करते हैं, है ना, चिढ़ते थे। वो कहते थे कि मेरा दम घुटता है, यहाँ पर सांस लेना दूभर हो जाता है। मुझे लगता है कि ये जो व्यवस्था है ये दमनकारी व्यवस्था है, बच्चों को दबा के, डरा के उनको पढ़ाया जाता है, जैसे कोई जेल हो, जैसे कोई एक कोमल बच्चा जिसका
शरीर भी कोमल है, दिमाग भी कोमल है, वो अपना मनचाहा काम कतई नहीं कर सकता। जैसे क्लास चल रही होती थी तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, ये टैगोर साहब बैठे, इनका दिमाग क्लास से बाहर ही रहता था, बाहर की तरफ चला जाता था। तो जब ये बड़े हुए तो इन्होंने कहा ना, मुझे इस तरीके के स्कूल में नहीं जाना है। शांति निकेतन आपको बता देता हूं, ये बोलपुर सिटी है, उसके पास में है, ये बोलपुर डिवीजन है, सब डिवीजन है। कौन से डिस्ट्रिक्ट का? बीरभूम। यहाँ पर भी आप देखेंगे, ये आपको दिखा देता हूँ अभी, वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें बताया गया 152 किलोमीटर है, ये कोलकाता के नॉर्थ में है। ये मैंने विकिपीडिया से लिया है, तो इसी को मान लेते हैं हम। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये कोलकाता से इस इलाके में, ये दुर्गापुर है, यहाँ कटवा है, यहाँ बर्धमान है। मैं इस जगह से वाकिफ़ नहीं हूँ, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा अब कमेंट नहीं करूँगा। तो उनका ये कहना था कि भाई मैं ऐसा स्कूल बनाऊंगा जहाँ पर बच्चे खुश रहें, यानी ये बेचारे मुक्त रहे, मतलब इनके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, रचनाशील हो, यानी अपने आप ये किसी चीज़ की रचना कर सकते हो। इनके विचार, इनकी इच्छाएं, इनकी आकांक्षाएं, इनकी सोच, सब चीज़ें ओपन हो। बचपन का जो समय होता है यही समय सीखने का होता है। अब अंग्रेज़ों ने जो शिक्षा पद्धति अपनाई है, ये बड़ा, इसमें क्या है, शिक्षा व्यवस्था बड़ी कड़ी है और बड़ी बंधनकारी है कि भाई आपको स्कूल आना है, अनुशासन में रहना है, एक जगह पे बैठना है, बात नहीं करनी है और हंसना नहीं है, बाल कटा के रखने हैं, नाखून कटा के रखने हैं। तो वो ऐसे शिक्षक चाहते थे जो इन बच्चों को कल्पनाशील बनाए कि भाई आपका दिमाग है, सोचो जितना सोच सकते हो, और उसके बाद इनमें वो उत्सुकता जगाएं, उनमें वो एक पैशन जगाएं कि भाई आप जाने चीज़ों को, समझें, सीखें। तो टैगोर साहब का मानना था कि ये जो जिस शिक्षा को कह रहे हैं वो सृजनात्मक शिक्षा है, यानी इसमें इस बच्चे को कुछ करने की सीख दी जाती है, या फिर उसको कहा जाता है कि भाई अपने हिसाब से करो, कोई बात नहीं, फेल होगे कोई बात नहीं, सीखोगे। लेकिन वो ये चाहते थे कि सृजनात्मक, यानी कि कोई चीज़ जब की जाती है वो वहीं की जाती है जहाँ पर प्राकृतिक परिवेश हो। प्राकृतिक परिवेश का मतलब होता है जहाँ पर हवा हो, पानी हो, पेड़ हो, पौधे हो। एक स्कूल के अंदर बंद होकर ब्लैक बोर्ड के सामने आप क्या ही पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कलकत्ता से करीबन 100 किलोमीटर, किताब में लिखा है, विकिपीडिया में 152 है। इतने किलोमीटर में एक ग्रामीण परिवेश, यानी कि इन्होंने गांव में अपनी जगह खोजी और वहाँ पर उन्होंने एक स्कूल खोलने का फैसला किया, जिस इलाके को अब शांति निकेतन कहा जाता है। राइट। अब टैगोर और महात्मा गांधी की हमने दोनों की बात की। इनके विचार कई सारे मत इनके सेम थे, लेकिन कई में इनके बीच में डिफरेंसेस भी थे। फर्क क्या था, डिफरेंसेस क्या थे कि गांधी जी कहते थे कि जो पश्चिमी शिक्षा है ये बिल्कुल नो, बिल्कुल भी नहीं। वो कहते थे कि भाई जो पश्चिमी सभ्यता है, मशीनें हैं, टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल नो है। बहुत ज़्यादा इसके आलोचक थे कि इसकी आप उपासना या पूजा मत करिए। लेकिन टैगोर साहब कुछ और कहते थे। टैगोर साहब कहते थे कि जो आज का समय है, पश्चिमी सभ्यता जो हमें सिखा रही है और जो भारतीय परंपरा है, क्यों ना हम इन दोनों का मिश्रण कर दें। मतलब जो नई चीज़ें हैं वो हम ले जज्ब करें और जो हमारी परंपरा है उनको मिला के हम काम करें। राइट। देखिए ऐसा है कि बहुत सारे लोग थे, वो कहते थे कि जो आज की व्यवस्था है, ब्रिटिश रूल की जो व्यवस्था है, इसमें बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत है, परिवर्तन किए जाए, ताकि जो ग्रास रूट लेवल पे जो छोटे से छोटा बच्चा है या गरीब से गरीब बच्चा है वो भी पढ़ सके। बहुत सारे अर्थ इसमें निकाल सकते हैं हम कि राष्ट्रीय संस्कृति हमको सीखनी चाहिए, लेकिन उसके साथ हमें बाकी जो संस्कृतियां हैं उनको भी सीखना है। सारी सभ्यता अच्छी है, कोई अच्छी कोई बुरी नहीं होती। यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन चित्रण है, इसमें 3 चित्रों में पूरा शांति निकेतन समाया है। यहाँ पर आप एक चित्र देखेंगे, ये है कोयम्बटूर में एक मिशनरी स्कूल है, प्रचारक स्कूल है। आज आप देखेंगे कि अगर आप देहरादून में कभी आएँ तो आप देखेंगे सेंट जोसेफ स्कूल है। उसके लिए इतनी मारामारी है कि हर आदमी अपना बच्चे को वहाँ पढ़ाना चाहता है। लड़कियों को वो यहाँ एक और CJM है, कॉन्वेंट ऑफ जीसस मैरी, वहाँ पढ़ाना चाहता है। तो हर आदमी आज के ज़माने में ये मिशनरी स्कूल में ही पढ़ाना चाहता है, क्योंकि जो पढ़ाई की जाती है, बच्चा पढ़ता है, सीखता है, बहुत सारी चीज़ें सीखता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि हम सारी चीज़ें मिला के पढ़ें और तब अच्छा रहेगा। यहाँ पर एक साहब है थॉमस आर्नोल्ड। ये यहाँ की बात नहीं हो, हिंदुस्तान की बात नहीं हो रही है, अन्यत्र की बात हो रही है, तो हम इंग्लैंड की बात करते हैं। 1870 में एक शिक्षा अधिनियम आया वहाँ पर।
इसमें यह था कि भाई इसकी सबको शिक्षा देनी है। लेकिन 1870 के पहले क्या, उसके पहले यह था कि सारी आबादी को शिक्षा, ऐसा कोई नहीं था कि सबको शिक्षा मिलनी थी। कहाँ की बात कर रहा हूं मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। एक तो स्लेव बाल मजदूरी बहुत ज़्यादा थी, और दूसरा ये था स्कूल भी बहुत कम थे। ज़्यादातर स्कूल, अब इसको यहाँ हिंदुस्तान से भी रिलेट करिएगा, ठीक है। ज़्यादा जो स्कूल थे वो या चर्चों ने बनाए थे या फिर रईसों ने बनाए थे, अमीर लोगों ने बनाए थे। तो टॉमस आर्नोल्ड साहब आए और ये शिक्षा के तौर पे या उसकी सोच में बहुत बड़े विचारक आदमी थे। इन्होंने एक रग्बी नाम का एक प्राइवेट स्कूल था, उसमें ये मुख्य अध्यापक थे, और जो माध्यमिक स्कूल की पाठ्यचर्या है उसमें 2000 पुरानी जो ग्रीक और रोमन शास्त्रीय कृति, यानी उस जमाने में ये वो कल्चर या वो चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा था, सीखने की कोशिश कर रहे थे। और ये इसकी हिमायत इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये कहते थे कि हमारे अंग्रेजी स्कूल है, इसमें जो हम अध्ययन करवाते हैं उसमें हम कोशिश करते हैं कि हम अतीत के बारे में सोचें, मतलब आज को सोचते हुए हम अपने पास्ट को भी अपने अंदर रखें। तो शास्त्रीय कृति जो भी चीज़ें पहले लिखी गई हैं, महान लोगों ने लिखी है, उससे दिमाग हमारा अनुशासित होता है। इसका मतलब डिसिप्लिन होता है। अनुशासन बहुत ज़रूरी है। उसका कारण ये है कि वो कहते थे कि जो बच्चे स्वाभाविक रूप से सैवेज होते हैं, यानी कि अगर बच्चा है, अगर उसको सिखाया नहीं गया तो उसको अनियंत्रित होता है, वो सैवेज होता है, असभ्य होता है। तो बेसिकली उसको नियंत्रित करना ज़रूरी है, और सभ्य बनाने के लिए उसको ये बताना ज़रूरी है कि समाज में क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, किस तरीके का बिहेवियर, किस तरीके का आपको आचरण करना है। तो ये रहे थॉमस आर्नोल्ड साहब। चलिए साहब, ये बात हुई इस डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।